नमस्ते दोस्तों। विषय कोरोना ही है समय के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के बारे में अधिकांश लोग आजकल सब कुछ जानने लगे हैं। हर समय नया प्रश्न खड़ा होता है। कोरोना जान गए, कोरोना से बचाव के तरीके जान गए, पर आजकल प्रश्न शुरू हुआ है कि ये कोरोना के बाद क्या होगा, ये लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद क्या होगा। तो मैं विषय को थोड़ा संक्षिप्त में 3 हिस्सों में रखूँगा। एक, कोरोना के बारे में। नंबर 2, लॉकडाउन के बाद क्या होगा। और नंबर 3, हमारी जिम्मेवारियां क्या बनती है। कोरोना आप जानते हैं वायरस का इन्फेक्शन है। एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है। सीधे संपर्क निकलता ये मुंह से ही है, छींकने से, खांसी करने से। जिस व्यक्ति को कोरोना यदि है तो वो कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, खांसी के जरिए, छींक के जरिए। और वो यदि अपने हाथ में, शरीर में है तो हम किसी को छूते हैं तो उसे लग सकता है। ये एक ऐसी बातें हैं जो लगभग हर व्यक्ति अब जानने लगा है, हर व्यक्ति जानता है। और उसके इलाज के रूप में देखें तो सबसे पहले जी चीज़ जो सामने आई वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन हम लोगों ने किया। लॉकडाउन क्या करता है जी, ये बात भी सब लोग जान गए कि कोरोना मिटने वाला नहीं है, तो लॉकडाउन क्या करने वाला है। मित्रों, लॉकडाउन का जो इसका एक साइंटिफिक नज़रिया है, वैज्ञानिक नज़रिया है। जब कोई पेंडेमिक आता है, बड़ी महामारी आती है, तो वो एक साथ करोड़ों लोगों में, पूरे देश में फैल जाती है। समझिए कि वो पूरे देश में एक साथ फैलती है तो एक साथ मरने वालों की संख्या लाखों में होती है। हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में होती है। तो किसी भी देश का, चाहे वो भारत देश की ही बात नहीं है, चाहे वो अमेरिका है या विश्व के कितने भी बड़े संसाधनों वाले देश हैं, विकसित देश हैं, वो इतनी बड़ी संख्या को एक साथ नहीं संभाल सकते। तो ये जो हेल्थ वर्क सिस्टम जो है, इसके ऊपर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो बर्डन एक साथ आती है, उसको कोई भी देश संभाल सकता नहीं है। तो लॉकडाउन से केवल एक ही चीज़ नहीं कि कोरोना का संक्रमण रोक रहे हैं, हम हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर आने वाले बहुत बड़े दबाव को भी रोकते हैं। तो एक तो संक्रमण रुकता है लॉकडाउन से। नंबर 2, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो दबाव आता है वो भी थोड़ा सा कम आता है। इस दरमियान, जैसे कि अब हमको 40 दिन हो गए, ऐसे अनेक समय, लंबा समय निकलने के साथ साथ एक अवस्था बनती है कि हमें एक समय मिलता है हमारी तैयारी का। ये वो विपदा आपदा है जिसकी पूर्व कोई तैयारी नहीं होती। जो हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसके साथ, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें एक समय मिलता है कि हमारी रणनीति आगे कैसी होगी, और वो रणनीति हम तय कर पाए हैं। अब हम उस तबक्के पे पहुंच गए हैं कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन में भी कुछ छूट दे रहे हैं। हमने पूरे सिस्टम को 3 जोन में बांट दिया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। कहाँ ज़्यादा संक्रामकता है, कहाँ कम है, उस तरह से छूट भी मिल रही है। तो हम खुद सिस्टम, हम खुद, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, सरकारी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, वो भारत की बात नहीं, दुनिया की बात है। हर कोई सीख सीख कर आगे कदम भर रहा है। तो हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है और जो बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बर्डन आती है, उससे तो हम अभी तक बचे हुए हैं। अब आगे बात आएगी कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, कब तक हम अंदर रहेंगे। तो मित्रों, कोरोना मिटने वाला नहीं है। तो मैंने एक शब्द दिया था मेरे कुछ पुराने वीडियो के अंदर कि हमें अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लिव विद द कोरोना। और यही सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अब सीखने का समय आ गया है। जो लॉकडाउन का समय था वो हमारे लिए एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि एक कोर्स था, एक ट्यूशन था, एक सीखने का समय था कि ऐसी विपदाओं में हमें किस तरह से व्यवहार करना है। यही जो व्यवहार है, इसी को हमने सोशल डिस्टेंसिंग कहा था। तो हम लोग सीख चुके हैं कि दूरियां कैसे मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, कम से कम वस्तुओं को छूना है, लोगों से दूर रहना है, खुद के ऊपर अपने जीवन को केंद्रित करना है। तो ये पिछले काफ़ी समय में हम लोग सीख चुके हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? पहली बात तो ये कि लॉकडाउन तुरंत नहीं खुलेगा।
लॉकडाउन एक सिलसिलेवार खुलेगा, कहीं खुलेगा कहीं नहीं खुलेगा, कहीं ज़्यादा छूट होगी कहीं कम छूट होगी, तो सिलसिलेवार खुलेगा और उस दरमियान हमें हमारी जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। मान लीजिए कि मुझे आज ये परमिशन मिल जाती है कि डॉक्टर नागर आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो लेकिन मैं जो सीखा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कि मुझे अभी भी लोगों से दूरियां बना के रखनी है, मैं लोगों से दूरियां बना के बैठा हूँ। मैं मेरे पेशेंट को देख रहा हूँ तो एक तय दूरी के साथ देख रहा हूँ और वो सारे बचाव के साधन मैं मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ जो मुझे भी बचा सकता है और मुझे कोरोना हो तो मेरे मरीज को भी बचा सकता है। तो वो दूरी जो हमने सीखी है मेंटेन करना, वो अपने फिर से रूटीन में आने के बाद मेंटेन रखनी होगी। लोगों से दूरी बनाना, जहाँ भीड़ भरी जगह है वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, ऐसी कोई भी काम करने के लिए हम बाहर नहीं निकल रहे जो आवश्यक नहीं है। हमारा कोई भी कार्य यदि हो गया है तो तुरंत लौटकर हम घर पर आ गए, घर पे आए तो फिर हमारे लिए कार्य बढ़ जाएगा। घर पर आकर हम क्या कर पाएंगे? हमें फिर वो करना है जो हम सीख चुके हैं। हमें हमारे हाथ पांव साबुन से धोने हैं, हमें हमारे कपड़े निकाल कर साबुन के पानी में भिगोने हैं जो दूसरे दिन हम अपने हाथों से फिर धोएंगे। किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। हो सके तो पूरे नहाने के बाद हम घर में प्रवेश करेंगे। घर में प्रवेश किया तो फिर से एक भय है कि मैं बाय द वे कोरोना लेके घर में तो नहीं आ रहा हूं, और लेके आ रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मेरे घर वालों को भी बीमार कर रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में मुझे अपने घर वालों से भी घर के अंदर डिस्टेंसिंग रखनी है, और हो सके तो जो व्यक्ति घर से बाहर कार्य पे जा रहा है वो अपने मुंह पर मास्क लगा रहा है, घर के अंदर भी लगा रहा है। फिर भी एक भय दिमाग में हमेशा रहेगा कि मेरे कारण से घर में किसी को कोई बीमारी ना आ जाए। तो घर में जरा भी शंका होती है, घर का कोई भी सदस्य बीमार लगता है, चाहे वो बुखार के रूप में है, खांसी के रूप में है, तो तुरंत अपने को डॉक्टर से संपर्क करना होता है। ये एक अवस्था आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, अपने देश में अक्सर बीमारियां जो आती है, जो सीजनल बीमारी जिसको हम नाम देते हैं, जिसमें सर्दी खांसी बुखार बारिश के बाद अक्सर आती है, सर्दियों में भी अक्सर आती है। तो ये जो सीजनल बीमारियां आती है ये अक्सर वायरस के कारण से आती है। और देखा होगा कि जब भी वायरस की बीमारी हमारे यहाँ आती है तो वो एक आध व्यक्ति को बीमार नहीं, घर में एक बीमार, पूरा परिवार बीमार, पूरी गली भी मोहल्ला बीमार, और देखते ही देखते पूरा गांव बीमार हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो सीजन चल रही है बीमारी की। तो मित्रों, ये जो सीजन बीमारी की आया करती है उसके पीछे का भी कारण एक ही है कि हम लोग उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे। तो आने वाले समय में जो हम कोरोना में सीखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन कर रहे हैं, ये उन सीजनल बीमारी में भी मेंटेन कर पाएंगे, तो शायद हम जो सीजनल बीमारियां हर साल आती है उससे भी भविष्य में बच सकेंगे। तो घर में आने के बाद हमें ये भय रहेगा कि घर के मेंबर बीमार ना हो जाए, तो उस पर नज़र रखनी है। कोरोना के कारण से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं और जिनको पुरानी बीमारियां साथ चल रही है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, हार्ट की बीमारियां, अन्य कुछ जो लंबे समय से दर्द की वगैरह की गोलियां वगैरह खा रहे हैं और बीमारियों की गोलियां खा रहे हैं, तो वो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी घातकता, आक्रामकता बीमारी की ज़्यादा होती है। तो अपने घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों पे बहुत ही ध्यान देना होगा, उन पर नज़र रहे, वो घर से कम बाहर निकलें, उनके संपर्क में हम सीधा नहीं आए, उनसे डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और उनके स्वास्थ्य पर, उनके डायबिटीज़ पर, उनकी बीपी पर हमको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, जो बात मैंने समझाई कि लॉकडाउन खुला भी तो सिलसिलेवार खुलेगा, सबको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी, स्कूलें तो बंद ही रहने वाली है, तो घर का एक व्यक्ति जो कामकाजी व्यक्ति है वो बाहर निकलेगा, वो काम कर कर लौट के वापस आएगा, बाकी अधिकांश लोग तो घर में ही रहने वाले हैं। तो मित्रों, लॉकडाउन के बाद हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। यही बात अब सबको दिमाग में बिठानी है। हम लोग, मैंने देखा कि आजकल लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि वो हमको सलाह करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा किया करो, क्योंकि वो महीने भर में कोरोना के बारे में सुन सुन के बहुत कुछ सीख गए हैं।
तो अब जो आगे हमें सीखना है वो ये शब्द है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना है। लिव विद द कोरोना। कोरोना के साथ कैसे जिएंगे, ये हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक उपाय है। लॉकडाउन हो या ना हो, उसके साथ ही हमें रहना होगा। कुछ आदतें भी हमारी बुरी हैं, उसके कारण से भी हम परेशान होते हैं। अभी हमने देखा कि जो शराब की दुकानों पे छूट दी गई तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को भंग करते हुए इस तरह से मजमा लगा दिया कि हमारी पूरी 40 दिन की 45 दिन की मेहनत पे पानी फिर जाए। इस तरह से हम टीवी में दृश्य देख रहे हैं कि लोग सारे सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ तोड़ कर लाइन लगा के खड़े हैं। शराब की बात तो मैंने शुरू की है, लेकिन मेरा विषय मूल है गुटखे के ऊपर, सुपारी पान के ऊपर। अक्सर लोग अपने देश में ग्रामीण इलाकों में भी गुटखे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो गुटखा खाना और थूकना ये भारतीय संस्कारों में न जाने कहाँ से घुस गया है और इस तरह घुस गया है कि घर में माँ बाप भी बच्चों को टोकते नहीं हैं कि गुटखा खाना बहुत ही बुरी चीज़ है। तो मित्रों, ये गुटखे पर एक प्रतिबंध सा लगाना होगा। गुटखे, सुपारी, पान और थूकना जो है ये सबसे बड़ा कुसंस्कार है। हमने तो हमारे बचपन में देखा था कि हम किसी के घर में भी प्रवेश कर रहे हैं तो हाथ मुंह कुल्ला धोकर, आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके जाते हैं, क्योंकि एक सम्मान का भाव है। हम किसी के वहाँ जा रहे हैं तो सम्मान के रूप में हम एक स्वच्छ होकर जा रहे हैं। लेकिन आजकल हमने तो ये देखा है कि लोग मेरे ओपीडी, मेरे ऑफिस तक में गुटखा खाकर आ जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि स्कूल और हॉस्पिटल के 200 मीटर तक में गुटखा बेचना तक गुनाह है और अपने देश में तो गुटखा खाकर भी ओपीडी में आ जाते हैं। तो ये चीज़ देखकर कई बार बहुत कष्ट होता है और ऐसे में मैं कई बार गुस्सा भी करता हूँ। बहुत से मेरे पेशेंट ही जानते हैं कि डॉक्टर ना, अगर आप गुस्सा करके मरीज को निकाल देते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुटखा खाकर मेरे ओपीडी में आए तो मैंने उनको देखने से भी मना किया होगा या मैंने उनको कमरे से निकाला भी होगा। तो ये जो कुसंस्कार है थूकने का, बार बार थूकने का, ये हमें छोड़ना होगा। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख भी होता है जब मैं थूकते हुए लोगों को कई बार देखता हूँ। तो थूकना बंद करना होगा, गुटखे, पान, बीड़ी, सिगरेट से बचना होगा। कोरोना का असर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको डायबिटीज़, बीपी वगैरह है, लेकिन जो गुटखे खा रहे हैं, सुपारियाँ खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, सिगरेट वगैरह, उन लोगों की भी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लॉकडाउन से हमने 2-3 अच्छी चीज़ें भी सीखी कि अब घर में रह रहे हैं। घर में रहने से हमारे रोज की दिनचर्याओं में हमारा काफ़ी कुछ खर्च जो है वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। तो हम ये चीज़ सीखे हैं कि जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जीवन को चलाने के लिए एक सीमित जो ज़रूरतें होती है उसके साथ भी हम जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे मूल भारतीय स्वभाव में एक बात रही है जो हमने तो अनुभव की है, आज के बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं। एक मितव्ययी भाव होता है। मितव्ययी भाव का मतलब है कि हम उतना ही किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है और हम उस वस्तु का ही प्रयोग कर रहे हैं जिसकी रियल ज़रूरत है। अनावश्यक प्रयोग करना, ये जो भाव होता है, ये खर्च का भाव हमारा भारतीय मूल संस्कार भाव नहीं है। तो मितव्ययी भाव, जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करें। हमारे जैन मित्र जानते होंगे कि जैन मुनि जितने भी जो हैं, जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो उसको हम गोचरी बोलते हैं। गोचरी क्यों बोलते हैं? गाय का एक स्वभाव होता है कि वो जब वो चरती है तो जो भी पौधे हैं उनके पत्तों को चरती है, वो पूरे पौधे को नहीं उखाड़ती। मतलब उसको जितनी ज़रूरत है उतना ही खाती है। तो इसी कारण से हमारे साधु संतों में ये गोचरी का शब्द आया कि हमें उतना ही उपयोग करना है जितनी हमारी ज़रूरत है। तो गोचरी का भाव, हमें प्रकृति से सामंजस्य बिठाना होगा, प्रकृति के साथ हमें जीना होगा। प्रकृति हमारे साथ कभी चलने वाली नहीं है। और आज हम जितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और तो और जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट वगैरह, ये भी प्रकृति से सामंजस्य टूटने के कारण से आए हैं। तो मित्रों, यदि हम प्रकृति से फिर से सामंजस्य बिठा पाए, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीना सीख पाए, जिसको मैं कह रहा हूँ कि मितव्ययी भाव, हम मित भाव से जीना सीख पाए, तो हम
अपने आप पर और मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। तो हमने ये सीखा है कि हम कम खर्च में भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो मेरी बात शुरू हुई थी कोरोना से, लॉकडाउन से। लॉकडाउन के बाद क्या होगा वो बात भी आपने मेरे से सुनी। तो लॉकडाउन के बाद क्या होगा मैं उसको फिर से संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इस कोरोना का अंत नहीं आएगा। एक समय काल में, साल 2 साल में इसके लिए कुछ दवाइयाँ शायद ईजाद हो जाए, इसके लिए वैक्सीन्स आ जाए। वैक्सीन यदि आ गए तो मित्रों, आपको जो मेरे समकालीन मित्र हैं, हमको याद है कि हम जब स्कूल में छोटे थे तो सबको बाहों पे टीके लगाए गए थे, और वो टीके स्मॉल पॉक्स के थे जिसको हम चेचक बोलते थे, और कुछ लोग उसको बड़ी माता भी बोला करते थे। और वो आज बिल्कुल धरती से हम उसको मिटा चुके हैं, और वो वैक्सीन के कारण ही संभव हुआ है। तो यदि वैक्सीन कोरोना की आ गई तब हम इससे मुक्ति पा सकेंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। तो आज का जो मूल मंत्र है वो ये कि लिव विद द कोरोना, लिव विद द कोरोना। आप सीखिए कोरोना के साथ कैसे जी सकते हैं, और मेरा मानना है कि आप सीख चुके हैं। हम अक्सर जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वही सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। अक्सर घर में ऐसा होता है कि पापा मुझे छोटा सा काम है, मैं करके आ जाता हूँ। पापा सोचते हैं कि चलो छोटा सा काम करने गया है, पर वो छोटा सा काम ही बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है, और उस छोटी सी गलती के कारण से पूरे सिस्टम को एक बड़ी चोट लगती है। मैं जहाँ रहता हूँ, डीसा शहर है वो। मित्रों, आज एक घटना घटी डीसा के अंदर कि डीसा शहर में एक केस पॉजिटिव आया कोरोना का। तो बड़ा झटका सा लगा। फिर मालूम चला कि ये वो व्यक्ति पॉजिटिव आए जो व्यक्ति अहमदाबाद से डीसा आ गए थे, और जब पता किया गया तो मालूम पड़ा न तो उनके पास परमिशन थी, न उनको आने की किसी तरह की उन्होंने सरतंत्र को सूचना दी थी। और सबसे बड़ी बात है और बड़ी शर्म की और घोर जो बोलेंगे लापरवाही का विषय है कि उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल अहमदाबाद में लिया गया था, तो वो ऑलरेडी वॉच में था, सर्विलियंस में था, और वो व्यक्ति मौका देखकर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर डीसा आ गया। आज डीसा की हालत, पूरे सिस्टम को उसने भय में डाल दिया है। पूरा जो मुख्य बाजार है डीसा का, पूरा कंटेनमेंट जोन बन गया है। वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ एक व्यक्ति की गलती से। और मैंने अभी उदाहरण दिया आपसे कि ये छोटी गलती जो है वही बहुत बड़ी साबित होती है। उस व्यक्ति को कौन समझाए कि उसने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वो खुद के लिए खुद है, अकेला है, व्यक्तिगत है, पर उसने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया है। तो मित्रों, हमारी बहुत छोटी सी गलती, चाहे वो शराब की दुकानों में लाइन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं या अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए डिस्टेंसिंग तोड़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी हमारी 40 दिन की मेहनत पे पानी फेर देगा। और ये पानी फिर गया, ऐसा मुझे आज मेरे शहर में भी नज़र आया कि किसी एक या दो व्यक्ति की गलतियों से इतनी बड़ी मुश्किल सामने आई है। तो मित्रों, मेरा विषय शायद समझ में आया होगा। अधिकांश लोग सुनकर टीवी पर, मीडिया पर पढ़ कर भी काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं। तो मेरा कहने का, मैंने इस चीज़ को फिर से कंपाइल किया है। मेरा विषय है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए अच्छे से समझा भी सकता हूँ शायद, तो आपको मेरा मामला बात समझ में आई होगी। तो मेरा आज का मूल मंत्र और संदेश जो मेरा है वो यही है कि हमें आगे कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन हमने जो कुछ सीखा है उसके साथ हमें अब आगे बढ़ना होगा। मित्रों, मैंने इसमें कहा भी था कि जब मैं लाइव हो रहा हूँ फेसबुक पे, तो ऐसे में कोई प्रश्न हो तो भी मुझे ज़रूर कह सकते हैं, बता सकते हैं। और कुछ प्रश्न यदि नहीं है तो मैं भी आगे बात निकालता हूँ। एक तो बात ये कि इस बीमारी से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत से देशों में ये बहुत बड़ी महामारी बन के आया है, और खुद ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 लाख तो मरेंगे ही मरेंगे, वो तय मान के चल रहे हैं। लेकिन भारत देश में हमने मृत्यु दर काफ़ी कम देखी है, और वो भी मृत्यु दर उन लोगों में ज़्यादा है जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, या जिनमें पुरानी बीमारियाँ हैं। तो आप और मेरे जैसे स्वस्थ लोग यदि हैं तो उन लोगों को कोरोना लग भी जाता है तो बहुत डर का मामला नहीं है। एक समय काल के साथ
आप उस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। आपने ये भी अखबारों में देखा, पढ़ा, सुना होगा, टीवी में सुना होगा कि कोरोना हमारे देश में 80% लोग तो ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव भी आया है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस बात से ये भय से मुक्त होने वाली बात है। ये रिस्क फैक्टर तो है कि जिसको लक्षण नहीं है वो औरों को बीमारी फैला रहा है, ये पक्की बात है। लेकिन इससे ये बात जरूर सामने आती है कि कोरोना इतना आक्रामक नहीं है, इतना घातक नहीं है, उससे हम बहुत जल्दी ठीक होकर बाहर निकल सकते हैं। तो एक बात मैंने ही जवाब आपका दिया है जो कईयों के दिमाग में होगा, इससे डरने का विषय बिल्कुल नहीं है। हम एक छोटा देश नहीं है। एक मिस्टर दवे का प्रश्न था, विजय भाई दवे का, कि सर ये कितने लोगों में फैलेगा। देखिए मित्रों, फैलने की, हम एक छोटा देश होते, साउथ कोरिया जैसा या स्वीडन जैसा या डेनमार्क जैसे, जहाँ की जनसंख्या ही कुछ लाखों में है, करोड़ों में नहीं। हमारे अहमदाबाद की पॉपुलेशन से भी बहुत कम पॉपुलेशन पूरे देश की है। वहाँ हर व्यक्ति पे नज़र रखी जा सकती है, वहाँ हर व्यक्ति को रोका टोका जा सकता है। लेकिन भारत देश में ये संभव नहीं है। मुझे लगता है अंदर एक भय है मुझे भी कि हम थोड़ी बहुत तो गाड़ी चूक गए हैं। हमने कई जगह लापरवाहियाँ की है, अनेक रूप में लापरवाहियाँ की है, चाहे वो लापरवाही किसी भी रूप में आई हो, लेकिन उस लापरवाही के कारण से सिस्टम में कहीं न कहीं कोरोना बैठ गया है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या 130 करोड़ के अंदर जीरो कोरोना करना संभव नहीं है। तो ये व्यक्तियों में, लोगों में रहेगा तो और में फैलेगा, और फैलते फैलते भारत देश में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में कोई भी व्यक्ति कोरोना से अछूत नहीं रहेगा। कोरोना आपको भी हो चुका होगा, कोरोना मुझे भी हो चुका होगा। और आजकल आप लोग एक साइंटिफिक वर्ड सीख गए हैं कि सर ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो पूरी जनसंख्या है उसका 60 से लगाकर 80% लोगों को यदि लग जाता है, तो फिर उस बीमारी का फैलाव, उसकी घातकता, उसकी जो बोलते हैं आक्रामकता, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जब एक बहुत बड़ी जनसंख्या में फैल जाएगा, उसके बाद आक्रामकता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि भारत देश जैसे देश के अंदर, जहाँ लोगों का स्वभाव में थोड़ी लापरवाही अंदर आ गई, हमारे डीएनए में आ गई है, इस चीज़ को देखते हुए लगता है कि हम कोरोना को केवल लॉकडाउन से जीरो शायद नहीं कर पाएंगे। तो विजय भाई दवे का जो प्रश्न था कि ये फैलना है, ये फैलेगा, लेकिन आज का आज नहीं, एक लंबे अंतराल में ये फैलेगा। हम लोग जैसे सुनते आए पहले भी कि डेंगू जब शुरू में आया तो बहुत लोग मर रहे थे, पर अभी पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं डेंगू की घातकता बहुत नहीं रही है, उसकी आक्रामकता कम हो गई है, कुछ वर्षों में कम हुई है। ऐसा का ऐसा स्वाइन फ्लू के लिए भी हम लोग सुन रहे थे, पहले अखबारों में आता था कि इतने लोग मर गए, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी घातकता कम हुई है। और ये जो मृत्यु की संख्या देखें तो और बीमारियों के मुकाबले बहुत कम है। लोग जो रोज एक्सीडेंट्स में मरते हैं उनकी संख्या इस देश में कोरोना की मृत्यु से ज़्यादा है। कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट से मरने वालों और डेंगू मलेरिया से मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, कोरोना से कहीं ज़्यादा है। लेकिन कोरोना एक साथ आया है और एक साथ इसका फैलाव, संक्रामकता इसकी ज़्यादा होने के कारण से लोग अपने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ जाए, इसलिए हम बचाव के लिए लॉकडाउन को लेके आए हैं। तो मित्रों, बहुत नहीं डरें, सब में आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन बचाव ही इसका मुख्य साधन है। मित्रों, किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। करण भाई वारा पूछ रहे हैं कि क्या वायरस बनाया जा सकता है और इतना घातक हो सकता है? क्या ये बनाया गया है तो इसकी मेडिसिन बनने में देरी क्यों हो रही है? करण भाई, एक प्रश्न अच्छा है, बड़ा वैसा फिल्मी प्रश्न है। वायरस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम क्लोनिंग के साथ तो आदमी बना सकते हैं, वायरस तो क्या चीज़ है, बन सकता है। पर कोरोना वायरस जो है वो आज का वायरस नहीं है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये आज का वायरस नहीं, ये 1960 में इसका मालूम पड़ गया था। लेकिन वायरस में एक गुण होता है, इसका एक गुण धर्म है, वायरस अपना रूप बदलता है। जैसे फिल्म में हीरो रूप बदलते हैं, कभी अमिताभ विजय बन के आते हैं तो कभी वो अमिताभ
दीनानाथ बन के आते हैं तो रूप बदल जाते हैं उसके, और जो रूप बदलते हैं वो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो जिस म्यूटेशन के साथ वायरस कोरोना अभी सामने आया है, देखिए ये जो सार्स आया था रोग, वो भी कोरोना वायरस ही था। एक पूरे अरब कंट्री के अंदर मर्स आया था, उसमें भी काफ़ी लोग मरे थे, वो यहाँ तक तो नहीं पहुँचा था, वो भी कोरोना वायरस ही था। तो ये भी कोरोना वायरस, लेकिन ये एक म्यूटेशन के साथ आया है, एक नए रूप में। जब नए रूप में आता है तब घातक होता है। तो ये कोई बनाया हुआ वायरस नहीं, पुराना वायरस, लेकिन हाँ इसमें म्यूटेशन हुआ हो, उसमें कुछ ऐसी तरकीब की गई हो कि इसकी घातकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। नंबर 2, किसी भी बीमारी के लिए दवा बनाना इतना आसान काम नहीं है। मित्रों, हम एड्स जैसी बीमारी की भी संपूर्ण रूप से सटीक दवायां नहीं बना पाए हैं। हाँ, उसको रोकने के तरीके बहुत सारे हम खोज पाए हैं। हम डेंगू की सटीक दवायां नहीं बना पाए हैं, स्वाइन फ्लू की नहीं। विज्ञान बहुत कोशिश में हर समय जागृत और निरंतर रिसर्च पे रहता है, लेकिन दवा आपने चाह और बन गई ऐसा नहीं है। और किसी भी दवाई को बनने से पहले एक प्रक्रिया होती है। हम लोग भारत देश में बहुत कॉमन है कि रोज़ आ जाता है कि इस डॉक्टर ने दवाइयाँ खोज ली है और हमारे उस वैद्य ने दवाइयाँ खोज ली है, हमने खोज कर ली है, हमने वो काढ़ा बना लिया। ऐसा नहीं होता। किसी दवा को बनने के लिए एक पूरे तय तरीके से गुजरना होता है, उसमें कई वर्ष लगते हैं, कई तरह की उस पर स्टडीज़ होती है। पहले जानवरों पे होती है, फिर कई स्टेज में मनुष्य पे होती है। मनुष्यों में भी जो लोग खुद तैयार होते हैं कि साहब आप मेरे पे आप स्टडी कर सकते हैं, वो लोग भी बहुत कम मिलते हैं। और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के से निकलने के बाद हम दवा बना पाते हैं। तो दवा भी इस पे आएगी, दवाओं पे काफ़ी रिसर्च चल भी रहा है। अभी अभी अमेरिका में एक दवा के ऊपर गवर्नमेंट ने परमिशन भी दी है। तो दवायाँ भी आएगी, पर एक समय जो है, निश्चित अवधि जो लगती है वो लगने ही वाली है। वैक्सीन्स तैयार होने में 1.5-2 साल लगते हैं, लेकिन इस वैक्सीन, चूँकि ये वायरस पुराना है, कोरोना पहले भी था, हमने जैसे आपको बताया, तो उस पर काफ़ी कुछ जो प्राइमरी वर्क होता है वो काफ़ी कुछ पहले से हो रखा है। इस कारण से इसके वैक्सीन के आने में शायद और वैक्सीन के आने के मुकाबले कम समय लगे, लेकिन समय इसमें भी लगने वाला है। पर हाँ, वायरस बनाए जा सकते हैं, ये संभावना हो सकती है। और कोई प्रश्न मित्रों? चलो, मुझे एक मौका मिला युवा बनासकांठा संस्थान की तरफ से, मैं मयंक भाई का धन्यवाद करूंगा। पूजन भाई भी साथ बैठे हैं, जोशी, धन्यवाद करूंगा। मेरे जरिए शायद ये बात काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए। मित्रों, मैंने जो बात कही है एक निचोड़ सा बताया है शुरू से अंत तक का, तो आप इस वीडियो को जो आपके अंदर सेव हो चुका है और मित्रों को फॉरवर्ड कीजिएगा, बताइएगा कैसे है। और एक लास्ट बात मुझे कहनी शायद रह गई है, मैं कहना चाहूँगा, और ये मेरी बार बार इच्छा होती है कहने की। हम लोग अक्सर सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं और हमारा व्यवहार इस तरह का होता है हमेशा कि हम बिल्कुल माई बाप हैं, बस हमने आदेश किया, सरकार कहाँ है। मित्रों, इस तरह से इतना एक्टिवली तो अपने घर पे रखा हुआ नौकर भी नहीं होता। और सरकार हमसे अलग नहीं है, आप और हमसे मिलकर ही सरकार बनी है। और सरकार और व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आज मैंने देखा कि डीसा में केस आ गए तो फेसबुक पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिस्टम कहाँ है, पुलिस कहाँ थी, रात को रोका क्यों नहीं गया। सोचिए कितने कम लोग हैं, हर जगह पर वो पुलिस वाले खड़े हैं, हॉस्पिटल्स में वो खड़े हैं, रोड्स पे वो खड़े हैं। कहाँ से लाया जाएगा, कहाँ हैं वो लोग। आप कह दें कि डॉक्टर कहाँ है, पर कितने डॉक्टर, हर डॉक्टर 24 घंटे लगे हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो सिस्टम में लोगों की कमी है, आपके साथ साथ आपकी समानांतर कोई व्यवस्था नहीं खड़ी है। आपको सिस्टम में को सहयोग करना है। ये समय वो है जब आप सिस्टम को सहयोग करेंगे। आप सिस्टम से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें। आप क्या दे सकते हैं इस व्यवस्था को, उस पर ध्यान दीजिए। जो हमें मिला ना मिला वो अलग बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विपदा है। इसमें हमारे सहस्त्र हाथ भी हो तो ये हाथ अभी
कम पड़ रहे हैं। तो मित्रों, सहयोग सबसे बड़ी चीज़ है। उनसे अधिकार की या उम्मीद का ज़्यादा उम्मीद रखना समझदारी नहीं होगी। सरकार एक व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था का हिस्सा है। सरकार हमें कुछ बातें बता सकेगी, आदेश कर सकेगी, उसका पालन हमें करना है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। मैं फिर से युवा बनासकांठा का धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।